नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से सांसद और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस को ललकारा है कि वो बताए कि उसने आखिरकार क्या विकास किया है। निशंक ने कांग्रेस की घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा कहा है और साथ ही भी कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आ रही है। जब उसकी सरकार थी तो गैस सिलेंडरों के लिए लाइन लगती थी। आपको बता रहे कि कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। निशंक ने राज्य के गठन की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। निशंक ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो जवाब दे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा वो किया और हम जो कहेंगे उसको हम करेंगे। हमारे 3 मूलभूत आधार हैं। आपको याद होगा कि इस राज्य के निर्माण की भी यदि संरचना की दिशा में यदि निर्माण करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि देश की आजादी के 50 वर्षों तक हम चीखते और चिल्लाते रहे। हमको हमारा राज्य चाहिए। हम देश की मुख्य विकास की धारा में ये देशभक्त क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा था, लेकिन कांग्रेस ने सुनने की बजाय उनकी केंद्र की सरकार ने जो व्यवहार किया वो किसी से छुपा नहीं है और वो कभी भूला भी नहीं जा सकता। जो लोग कहते थे कि हमारी लांच पर बनेगा उत्तराखंड, वो सबके सामने है। यदि बजट की ही बात करेंगे तो इनकी जहां स्वास्थ्य का बजट कांग्रेस की गवर्नमेंट में 837 करोड़ था, हम लोगों ने उसको 837 को कितना आगे बढ़ाया कि 3000 करोड़ तक ले गए। और इतना ही नहीं तो आपको सबको मालूम है आज यदि एम्स है ऋषिकेश में भी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मुझे याद आता है कि जब हमने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू किया था गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क न्यूनतम शुल्क पर शुरू किया था, वो आज पूरे प्रदेश के सामने है। हमने हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज शुरू किया। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता श्रीनिवास पंत के पास। श्रीनिवास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साफ तौर पर यहां पर निशंक ने जिस तरीके से कांग्रेस पर वार किया, तमाम बड़े सवाल उठाए और ये कहा कि हमने जो किया है वो कहा था। श्रीनिवास, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता रहे कि रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद, कांग्रेस को सीधे तौर पर ललकारा है कि उसने आखिरकार बताए कि क्या किया है। निशंक ने कांग्रेस की घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा बताया और ये कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आ रही है। जब उसकी सरकार थी तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। निशंक ने कांग्रेस के राज्य की गठन की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। निशंक ने कहा है कि कांग्रेस को ये चाहिए वो जवाब दे। तो आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक ने सीधे तौर पर कांग्रेस को ललकारा है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आखिरकार बताए कि उसने क्या काम किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सवाल उठाए हैं कांग्रेस की सरकार को लेकर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रुपए में गैस सिलेंडर लेने का जो वादा किया है वो अपने आप में गलत है, लाइन लगती थी। श्रीनिवास के पास चलेंगे। श्रीनिवास, राज्य गठन का सवाल उठाया है
कांग्रेस की सरकार थी तो लाइन लगती थी, 500 का वादा आखिरकार क्यों कर दिया? रमेश पोखरियाल निशंक के कड़े और बड़े सवाल कांग्रेस से सीधे तौर पर। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज नामांकन के दौरान यानी नाम वापसी का आखिरी दिन था। यानी अब से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होगी वो एक दूसरे की सीधे फ्रंट फुट पर आकर के आक्रामकता के साथ खेलने की होगी। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मोर्चा संभाला और याद किया जब अंतरिम राज्य के तौर पर उत्तराखंड का गठन हुआ था। पहली निर्वाचित सरकार पंडित नरेंद्र तिवारी की अगुवाई में उत्तराखंड में बनती है 2002 में, और पंडित नरेंद्र तिवारी वही शख्स थे जिन्होंने उत्तराखंड के यानी पर्वतीय राज्य के गठन होने का विरोध किया था। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस के नेताओं के तौर पर देखें तो हरीश रावत के हाथ में आती है। हरीश रावत भी पर्वतीय क्षेत्र के गठन के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है जो उत्तराखंड का गठन नहीं चाहते थे, उत्तराखंड में जब सत्ता में काबिज हुए तो उत्तराखंड में सबसे पहले उन्होंने, अगर आज के दौर में वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का हम गैस सिलेंडर देंगे, तो तब उनको याद क्यों नहीं आई, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में क्यों लगवाया गया? जब उत्तराखंड में संपूर्ण विकास का ढांचागत विकास वो कर सकते थे तो उस समय पहाड़ की स्थायी राजधानी को पहाड़ में क्यों नहीं घोषित किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर एक कदम आगे बढ़ाया है, तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं ये सब किया? ये सवाल तीखे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूछे हैं और ये उन सवालों का जवाब भी था। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आते हैं और चुनावी जो वादा है वो जनता से करते हैं और कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की सरकार के कार्यकलापों पर, विकास के कार्यों पर कई मर्तबा सवाल खड़ा करते हैं। अलग अलग मुद्दों के साथ इस बार कांग्रेस है। कांग्रेस का यह मानना है कि नहीं, प्रदेश को बहुत ज्यादा बदहाल स्थिति में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की योजनाएं लाने का जिक्र कर रही है कांग्रेस, और ये कह रही है कि नहीं, अगर उत्तराखंड पहाड़ का विकास होना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का। आज के बड़े बयान क्या आगे चुनाव प्रचार में असर डालेंगे, चुनावी रणनीति पर असर डालेंगे? क्योंकि लोगों से सीधा संवाद खुद रमेश पोखरियाल निशंक एक बार नहीं बल्कि कई बार ग्राउंड लेवल पर करते नजर आए। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जनता काफी जागरूक है और इसीलिए उत्तराखंड में पोल ऑफ परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। यही कारण है, सबको मालूम है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किस रूप में करना है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में करना है। मौसम अनुकूल हो या ना हो, उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, क्योंकि आंदोलन से जन्मा प्रदेश है ये। और आंदोलन, इसके अंदर एक और आंदोलन खड़ा किया जाता है, किसी की भी रही हो, विपक्ष में बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो। आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे सड़कों पर प्रदर्शन उत्तराखंड की नियति बन चुका है। अपने हकों की आवाज को बुलंद करने के लिए उत्तराखंड की जनता संघर्ष करती है और संघर्ष लगातार कर रही है। यही संघर्ष का कारण है कि उत्तराखंड का आज तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। भ्रष्टाचार पर हमेशा से उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया। पहले 2002 के बाद जब 2007 में चुनाव हुआ तो 56 घोटालों का जिक्र आया, लाल बत्ती बांटने का जिक्र आया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो फिर से एक बार भू कानून का जिक्र आया, फिर एक बार घोटालों की राजनीति पर मुद्दा बनाया गया। लेकिन वो घोटाले सरकार बनने के बाद कोई खुलते नहीं है, कोई गिरफ्तारियां नहीं होती है और जनता फिर हाशिए पर चली जाती है। इसीलिए उत्तराखंड में अभी तक 21 साल गुजर जाने के बाद भी लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया है, जो अपने आप में सबसे बड़ी। उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का है, क्योंकि महानगरों की ओर युवा बेरोजगार होकर के रोजगार की तलाश में जाता है। गांव के गांव खाली हो गए, 3000 से ज्यादा के गांव आज उत्तराखंड में खाली हैं, जिनको भूतिया गांव कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे। लेकिन पलायन आयोग का गठन किया गया ताकि पलायन रोके, उसकी स्टडी हो। और पलायन आयोग भी अपने मूल कार्यालय में नहीं बैठ पाया, उसने खुद पलायन करके राजधानी देहरादून में बैठना ही मुनासिब समझा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में कभी इंडस्ट्री को चढ़ाने की कवायद ना तो भारतीय जनता पार्टी ने की, ना ही कांग्रेस ने की। हमेशा से जनता को सब्ज और अपने पक्ष में माहौल बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड की जनता अब ये चाहती है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। श्रीनिवास, लौटेंगे आपके पास और अब आपको बताने की बात अब आम आदमी पार्टी की करेंगे। सीएम चेहरे अजय कोठियाल ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। आपको बता दें कि कोठियाल ने बताया है कि ये गीत पार्टी और राज्य का विजन है। हम कैसे शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके उत्तराखंड को लेकर कई संकल्प हैं। हम स्थायी सरकार के अलावा एक स्थायी मुख्यमंत्री भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड 21 साल पहले यूपी से
एक आंदोलन के बाद में अलग होकर के बना। और सबकी जो उत्तराखंड में रहते हैं हम लोग, हमारी इच्छाएं होती थी कि अब तो हमारा राज्य है, हमारा राज्य है, इसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे, उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनेंगे और वो गवर्नमेंट बनाएंगे। जब गवर्नमेंट बनेगी तो उनको जानकारी है कि वाकई में उत्तराखंड में कौन से वो सवाल हैं, कौन सी वो ज़रूरतें हैं जो कि जनता उम्मीद करती है कि सरकार पूरा करे। 21 साल हो गए, कोई भी ऐसे मुद्दे जो उस टाइम पे उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, वो सारे के सारे मुद्दे जिनको बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, वो ना वैसे के वैसे रह गए। आम आदमी पार्टी कमिटेड है कि जनता की जो आवाज़ है, आम आदमी की जो सोच है, उसे किस प्रकार से जब हम सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे। और हम अपने कैंपेन को विभिन्न तरीकों से चला रहे हैं। आज की तारीख में कोरोना का जो इन्वायरमेंट है, कोरोना के इन्वायरमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस हम सबको फॉलो करनी चाहिए, उसमें हम फॉलो कर रहे हैं। बड़ी रैलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं किस प्रकार से डोर टू डोर जाकर के लोगों को अपने मुद्दे समझाएं, किस प्रकार से वर्चुअल तरीके से, किस प्रकार सोशल मीडिया के जरिए अपने मुद्दे जनता तक लेकर के जाएं। पहाड़ों में गीत की एक अलग वैल्यू होती है, लोग बड़ी भावना से उसको सुनते हैं, समझते हैं। तो एक गीत हमने, जिसे हम बोलेंगे आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग, उसे आज रिलीज कर रहे हैं, उसे आज लॉन्च कर रहे हैं, जो बता रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल उनको दिखा करके पूरा करेगा। और आपको बताना कि सीधे चलेंगे अपने संवाददाता श्रीनिवास के पास। श्रीनिवास, आम आदमी पार्टी का सॉन्ग लॉन्च अपने आप में माहौल क्या है, सबसे पहले आपसे समझने की हम कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित किया और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस है। बिल्कुल, देखिए पार्टी का ये पहला चुनाव है उत्तराखंड में जहां आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने संगठन को बराबर कर रखा है, पीछे कहीं भी नहीं रही है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में जिस तरीके से अपना प्रचार किया, चुनावी रथ लगातार भेजे गए और जो जमीनी हकीकत थी उससे जनता से रूबरू होने का प्रयास किया। ऊपर से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड पहुंचे तो एक के बाद एक गारंटी उन्होंने बाकायदा उत्तराखंड की जनता के सामने रखी। चाहे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की बात कर ले, या 300 यूनिट बिजली को उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मुफ्त देने की बात हो, या राजधानी को देहरादून में स्थापित करने की बात है। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपनी 6 गारंटियां उत्तराखंड में रखी तो उत्तराखंड की जनता को जो अपना संगठन का विस्तार आम आदमी पार्टी ने के जरिए उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को बाकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और गंगोत्री से उनको चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात है, गंगोत्री से चुनाव लड़ने का ऐलान उस वक्त कर्नल अजय कोठियाल ने कर दिया था जब उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये टेन्योर की अगर हम बात करें 3 मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में, तो ऐसे में जब तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री थे, अपने टेन्योर कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ेंगे
तो वो बकायदा गंगोत्री से ताल ठोकने को तैयार है, और गंगोत्री से ताल अजय कोठियाल ने उसी दरमियान ठोक दी थी। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने उनको अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। ये अलग बात है कि 3 सॉन्ग आज लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या काम किए जाने बाकी है, दिल्ली और शिक्षा को लेकर के क्या काम किए जाने बाकी है, दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में कैसे लाया जाएगा, उसकी स्वीकार्यता कितनी हो पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। वोटरों का जहन में क्या सवाल उठेंगे, ये उनका ठीक है। शुक्रिया फिलहाल आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी ने डोईवाला क्षेत्र से राहत की सांस ली है। बागी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल में पूर्व सीएम और सांसद डॉक्टर निशंक कामयाब रहे हैं। सौरभ ने अपना नाम वापस ले लिया है और इसके साथ ही सुभाष भट्ट ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। पिरान कलियर से जय भगवान ने अपना नाम वापस ले लिया है और इस बात की घोषणा आपको बता रहे निशंक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। सौरभ ने कहा कि वो प्रत्याशी की घोषणा देर से होने के कारण पहले ही नामांकन करा चुके थे। पहले कहा है कि नामांकन से कि जो समय समाप्ति की था 3 बजे का, उससे 11 मिनट पहले हमको पता चला कि ब्रजभूषण गर्ला जी प्रत्याशी बनाए गए। उससे पहले तो हम नामांकन भर चुके थे, क्योंकि जब तक पार्टी ने अंतिम समय को डोईवाला एक सीट ऐसी थी जिसमें कि अंतिम समय तक निर्णय नहीं हो पाया था, तो नामांकन तो भरना था। हम भर चुके थे, चालान जमा कर चुके थे, अकाउंट्स वगैरह सब खोल चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी, कचहरी पहुंच गए थे वहां पे, क्योंकि अंतिम समय तक हमें नहीं पता था कि क्या रिजल्ट आएगा। तो नामांकन तो भरना ही था, वो तो तय हो गया था। हमने कहा फिर बाद में जैसा पार्टी तय करती है। अंतिम समय में हमें पता चला, उससे पहले हम नामांकन भर चुके थे। और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए प्रोग्राम फॉर लौटते हैं। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार होता था। लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पी कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रचार में तेजी लाते हुए देहरादून में जनसंपर्क किया है, पार्टी के लिए वोट भी मांगे हैं और इसके बाद उन्होंने एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित किया है। सचिन पायलट की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। पायलट ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है और इस चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के लोग इस बार मन बना चुके हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुद्दों को उजागर करना हमारा दायित्व है और जो मुद्दे लोगों को छूते हैं उनको रेखांकित कर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। जनता निर्णय करेगी 14 तारीख को, और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन का मन हर मतदाता यहां मना चुका है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसका केंद्र में भी प्रभाव था। प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहां बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? मतलब ना तो सरकार स्थिर रही और जोड़ तोड़ में आपसे खींचतान में समय निकला। और उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रियंका गांधी 2 फरवरी को देहरादून का दौरा करेंगी। पार्टी का यह कहना है कि वो चुनाव घोषणा पत्र, उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करेंगी और इसी दिन मीडिया से भी रूबरू होंगे। पार्टी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी का भी जल्द कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का कुमाऊं क्षेत्र में भी कार्यक्रम रखा जा रहा है। ये आज हमारे सचिन पायलट जी देहरादून आए हैं और वो जो है डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस पार्टी के लिए देहरादून शहर में कर रहे हैं। इसके अलावा 2 तारीख को हमारी नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी देहरादून आ रही हैं, व्यक्तिगत रूप से आएंगी, क्योंकि मैं भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि वर्चुअल
रैली का मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली से बैठकर या कहीं और से बैठकर उसको संबोधित करेंगी। वो स्वयं यहाँ पर देहरादून आएंगी और जो है वर्चुअल रैली जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र उसको जारी करेंगी। धनोल्टी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के प्रीतम पवार कांग्रेस के ज्योति सिंह बिष्ट को निर्दलीय प्रत्याशी महावीर रांगड़ चुनौती दे रहे हैं। संवाददाता नरेश नौटियाल ने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ उनकी राय है, सुनते हैं। सारा समय की टीम आज पहुंची है धनोल्टी विधानसभा के नैनबाग कस्बे में, जहां पे हम आम जनता की राय पूछेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर यहां की जनता वोट करेगी, क्योंकि यहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी भी है, भाजपा भी है और यहां पे आम आदमी पार्टी निर्दलीय सभी प्रत्याशी है। किस तरीके से चुनाव करेगी यहाँ की जनता, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जो यहाँ से कांग्रेस से अपना टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका टिकट नहीं हो पाया, तो उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए 2022 विधानसभा की, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पे दौड़ में थे टिकट की, लेकिन नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे आप? देखो, टिकट मांगना हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री ज्योति सिंह बिष्ट जी पे विश्वास जताया, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि धनोल्टी के अंदर कांग्रेस मजबूत है। भले हम 15 साल यहाँ बाहर रहे, लेकिन जब जब यहाँ विकास की बात हुई तो कांग्रेस ने ही यहाँ पर विकास किया हो, चाहे वो तहसीलों के मामले हो, ओबीसी के हो, सड़कों के मामले हैं, सारे कांग्रेस की देन है। और वर्तमान में भी हम समझते हैं इस समय कांग्रेस के प्रति माहौल है और निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ से विजय होगी। बिल्कुल, देखिए, इनका कहना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का माहौल है और यहाँ से धनोल्टी विधानसभा से कांग्रेस जीत हासिल करेगी। लेकिन हमारे साथ आम लोग हैं, यहाँ पे युवा भी है, सभी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव है, आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? आप कांग्रेस का मुद्दा रहेगा जी, और हम कांग्रेस के लिए हाजिर है, सब कुछ देने के लिए तैयार, पहले भी रहे, अब भी रहेंगे। हम पहले से कांग्रेस ही में रहे और अभी हम कांग्रेस ही में रहेंगे। देखिए, ये पहले से कांग्रेस परिवार के लोग हैं, ये लोग जो इन्होंने बात कही कि पहले से हम कांग्रेस में रहे और अभी भी कांग्रेस में रहेंगे। कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे आनेंगे। आपकी अगर बात की जाए तो विधानसभा बहुत नज़दीक है, 14 तारीख का दिन है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहने, पार्टी को देखनी, पार्टी जितानी है, बीजेपी को जीतेगा और जीत कर रहेगा। लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने 3-5 साल में दिए है, आप कैसे कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। धामी ने जो 3 महीने के अंदर करके दिखा दिया, सब कुछ करके दिखा दिया उत्तराखंड में, उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। पार्टी ने बदल दिया तो बदल दिया। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी कह रहे हैं कि पार्टी को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे भले 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए हैं, लेकिन विकास नहीं रुका है। घंटाघर से हरिद्वार की तरफ देखिए, ऑल वेदर रोड बने हैं हमारे। आप क्या बोलते हैं, टेरी के लिए निकलिए, इतने अच्छे रोड बन गए, इतनी अच्छी सड़कें बन गई है, तो ये विकास है, इसको हम विकास कहेंगे और ये विकास होना भी चाहिए। अच्छा, अगर इस बार की बात की जाए तो अभी यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम पवार है, इससे पहले निर्दलीय चुनाव यहाँ पे लड़े थे, जीते थे और इस समय विधायक है। लेकिन अभी जो पुराने महावीर सिंह रांगड़ जो है, पहले से भी विधायक थे, टिकट नहीं मिला है, लेकिन अब वो यहाँ पे धनोल्टी विधानसभा में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है, इस बार संभव हो पाएगा भाजपा के लिए धनोल्टी विधानसभा जीतना? देखिए, धनोल्टी विधानसभा हमारे जो है भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ है और निश्चित रूप से जो है यहाँ का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा। हाईकमान का जो भी कोई टिकट मिला है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% भाई साहब। आप राम मंदिर देख लिए, धारा 370 देख लिए, सारा बहुत अच्छा काम हमारा राष्ट्र के हित में हो रहा है। तो ये थी हमारे साथ नैनबाग की आम जनता, जिनकी सबकी अलग अलग राय है कि धनोल्टी विधानसभा 2022 का जो चुनाव है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सबकी अलग अलग राय थी और अलग अलग कहना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर लड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस के। लेकिन देखना होगा कि इस बार विधानसभा धनोल्टी में किसका परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन मुकेश नौटियाल के साथ नरेश नौटियाल, सारा टीवी, मसूरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।